हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सारणिक का नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। सारणिक में अभी तक जो आपने पढ़ा उसकी बेसिक के बारे में पढ़ा। सारणिक क्या होता है, सारणिक को हम लोग सारणिक का प्रसार हम कैसे करते हैं ये आपने सीखा। मुख्य रूप से सारणिक में जो प्रॉपर्टी का प्रयोग होता है, जब सारणिक का हम लोग सॉल्व करते हैं तो कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। कॉलम ऑपरेशन में आपने देखा, कॉलम को कॉलम से जोड़ दीजिएगा, कॉलम से कॉलम घटा दीजिएगा, तीनों कॉलम को एक साथ जोड़ दीजिएगा, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यही सेम प्रोसेस हम रो में भी लगा सकते हैं। R1 + R2 कर दीजिएगा, R2 + R3 कर दीजिएगा, या R1 + R2 + R3 कर दीजिएगा। ठीक है, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन का जो हम प्रयोग करते हैं इससे सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन सारणिक को हल करना आसान हो जाता है। मतलब उसकी जो जटिलता है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, कैलकुलेशन। वैसे तो किसी भी सारणिक को सॉल्व करना है उसका आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिएगा, वो सारणिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें जो प्रॉपर्टी बनाई हैं सारणिक के संबंध में उनका प्रयोग करना अति आवश्यक है। प्रॉपर्टी आपने तकरीबन 8 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसको मैंने बिंदुवार आपको समझाया भी था, और जिसमें जो मुख्य रूप से जो प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं वो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। वैसे भी अगर दो पंक्तियां समान हो जाएं या दो स्तंभ समान हो जाएं तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। या किसी सारणिक की पंक्ति 0 हो या स्तंभ 0 हो तब भी सारणिक का मान 0 होता है। ये चीज़ की प्रॉपर्टी का भी यूज होता है सवालों को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से। ठीक है, वैसे तो आपकी 7-8 प्रॉपर्टियां हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिनका प्रयोग होता है वो यही है। अब हम एक सवाल ले लेते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने, सारणिक सिद्ध करना है ABC A² B² C² BC CA AB। इसको प्रूफ दैट करना है। ब्रैकेट में A - B B - C C - A और एक लास्ट ब्रैकेट में है AB + BC + C। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम RHS पक्ष को देखते हैं। RHS पक्ष में हमें नजर आ रहा है कि A - B है, B - C है। अब A - B कैसे बन सकता है, रो ऑपरेशन लगाने से बनेगा या कॉलम ऑपरेशन लगाने से बनेगा, तो जिससे आसान होता है निकालना हम उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख पा रहा है कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग कर दें C1 में C2 को, ये पहला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा, ये कॉलम होते हैं, और ये जो क्षैतिज रेखा क्षैतिज में रखे होते हैं एलिमेंट्स वो आपकी रो होती हैं। तो अगर मैं C1 - C2 कर दूं तो A - B प्राप्त हो जाएगा, और C2 - C3 कर दूं तो B - C प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए C1 में प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 - C2 का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे कॉलम में भी प्रॉपर्टी लगाते हैं C2 - C3। ये दो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। जब ये दो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो हमारा LHS पॉइंट LHS है, यहाँ से C1 में ऑपरेशन लगाया तो क्या आएगा, A - B लिख देंगे, A² - B² BC - CA, यहाँ पे B - C B² माइनस का C² CA - AB। तीसरा कॉलम डज नॉट चेंज नहीं होगा, C² AB, ये एज इट इज रहने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि इसको थोड़ा सा सरल कर लिया जाए तो पूरे जो कॉलम में है A - B कॉमन आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी ऑलरेडी है, इसके फैक्टर हो जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे c कॉमन है, c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस है। तो बेहतर होगा कि हम माइनस c कॉमन ले लें, ताकि क्या बन जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पे देखते हैं b माइनस सी, यहाँ पे इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो b माइनस सी और b प्लस सी। यहाँ पे कॉमन क्या है, a कॉमन है, अगर मैं a कॉमन लेता हूँ तो c माइनस बी बनेगा, तो हम माइनस a कॉमन ले लेते हैं ताकि क्या बन जाए, b माइनस सी। यहाँ पे तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, डज नॉट चेंज, इस तरीके से। अब चूंकि कॉमन है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, दोनों कॉमन निकल आएंगे। क्या बचा, जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर a प्लस बी और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस का c, 1 b प्लस सी बचेगा और लास्ट में माइनस का a। यहाँ पर c स्क्वायर ए बी, ये वैल्यू बचेगी। अब नेक्स्ट क्या लगाए कि ये और सरल हो जाए, चाहे तो हम यहाँ पर प्रसार कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको कि प्रॉपर्टी अगर बनी है तो उसका यूज करिएगा। अगर हम ये कॉलम से कॉलम को घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0। तो ये प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी भी पहले से है, इसमें घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0। a प्लस बी से माइनस b प्लस सी घटाएंगे तो b से b घट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस का c। इससे घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का c प्लस का a। और ये दूसरा कॉलम एज इट इज रहने वाला है, माइनस a। तीसरा कॉलम भी एज इट इज रहने वाला है, सी स्क्वायर ए बी। गौर से देखिएगा आप, इस वाले कॉलम में देखा जाए तो हम चाहें तो जो हमारा c माइनस ए बचा है ये भी आ सकता है। यहाँ c माइनस ए माइनस सी ए भी है, a माइनस सी ए भी है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो जितना पोर्शन आ चुका है हमारा, a माइनस बी, b माइनस सी और मैंने c माइनस ए कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, c माइनस ए कॉमन ले लिया। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचेगा, 0 माइनस का 1 माइनस का 1 और 1 b प्लस सी माइनस का a सी स्क्वायर और लास्ट में क्या है, ए बी। ठीक है, अब इसको समझते चलिएगा। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। यहाँ के बाद हम चाहे तो एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, चाहे तो रो 1 से रो 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो हम प्रसार कर सकते हैं। तो सीधे अब यहाँ से प्रसार कर लीजिए। अब इतना बड़ा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से प्रसार करते हैं। जब 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या आएगा, माइनस का 1। अब जब माइनस 1 लेंगे तो ये हमारा कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगी। ए बी का जो गुणा होगा वो माइनस 1 में होगा, तो माइनस का ए बी, और सी स्क्वायर गुणा इसमें होगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि हमने ये लिया था तो माइनस का ए बी प्लस का सी स्क्वायर। अब बचा लास्ट वाला, ये प्लस चिन्ह के साथ आएगा, तीसरा सी। अब ये छूट जाएगा कॉलम और इसका रो छूट जाएगी। माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगा तो प्लस ए हो जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस चिन्ह फॉर्मूले का भी होता तो प्लस हो जाएगा b प्लस सी, इस तरीके से। ठीक है,
और यहाँ पे ब्रैकेट मार दीजिएगा, राइट। अब थोड़ा सा देखें क्या आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ से प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और एक ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये सारणिक का एक क्वेश्चन हमने लेकर के आपको बताया। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं एक्सरसाइज में, आप लोग लगाएंगे उसको इसी की मदद से। अब हम लोग जो चीज़ सारणिक में पढ़ेंगे, सारणिक, कोई अगर सारणिक दिया, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का अनुप्रयोग। सारणिक का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में भी किया जाता है। कैसे करते हैं, त्रिभुज, चूंकि बात त्रिभुज की करते हैं, ए बी सी, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका एरिया निकालना है। तो सारणिक का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 1/2 1/2 x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, राइट। ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में हम सारणिक का प्रयोग करते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, सवाल अगर कोई मिल जाएगा तो हम, हमारे पास जो सवाल होगा, कोई भी सवाल ले लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, शीर्ष दिए होंगे। जैसे पहला कोऑर्डिनेट दे दिया उसने 1 2 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे। जो सिंपल सारणिक को सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, ये सवाल है, एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः 2,7 1,1 10,8 है। इस सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरीके सवाल आता है। सूत्र अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला है 1/2, सीधा याद रखना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे हम सारी वैल्यू उठा के रख सकते हैं। जैसे हमारे लिए क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 7 1 1 10 8 1 1 1, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाना लगाओ, नहीं तो सीधे प्रसार कर दो। डायरेक्ट प्रसार कर देते हैं हम लोग, 1/2 ओपन का प्रसार करते हैं 2 से 2, ये छूट जाएगा, रो ये कॉलम चला जाएगा, क्या आएगा 1 - 8, फिर माइनस साइन आएगा, ये छूट जाएगा कॉलम, ये रो छूट जाएगी। 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, माइनस 10 का 1 से 10 हो जाएगा। दूसरा आ जाता है 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 8 का 1 से होगा 8 माइनस का 10, ठीक है। इसको और सरल कर लेते हैं, 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14,
माइनस का 9 बचेगा, कितना आएगा 63, और यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 16 प्लस का 63, इसको और सरल कर लेते हैं। -16 इससे अलग कर दीजिएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 6 - 4, ठीक है, तो 47/2 23.5 वर्ग इकाई, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स निकल आएगा, वो भी डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। तो ये आपका सारणिक का अनुप्रयोग हो गया। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वर्ग आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना। आव्यूह आप पढ़ चुके हैं, ये किस क्रम का आव्यूह है, क्रम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं रो, R1 R2 R3, कितनी रो है 3 है, और कॉलम कितने हैं 3 है, 3/3। सारणिक हमेशा उसी आव्यूह का निकलेगा, सारणिक हमेशा उसी आव्यूह का निकलेगा यदि आप दिया गया आव्यूह क्या होना चाहिए, इस वर्ग आव्यूह होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इसके लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है। सारणिक हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही होता है। तो अगर मुझे इसका सारणिक निकालना है, डिटरमिनेंट्स ए बहुत सिंपल, और ये 2 0 -1 -3 1 2 5 4 3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 होता है। देखो वर्गाव्यूह तो हर बार बोलेंगे, अगर डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करना है तो वर्गाव्यूह होना अनिवार्य है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 होता है, ऐसे आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये दिया है हमारे पास वर्गाव्यूह है 2/2 का है, 2 - 6 - 1 3, इसके डिटरमिनेंट्स का अगर मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स बना लीजिएगा 2 - का 6 - का 1 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 6 और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 कितना आ जाएगा फाइनली 0, मतलब सारणिक ए का मान कितना हो गया 0। मतलब इसकी स्पेशल शर्त है कि आव्यूह के यदि सारणिक का मान कितना हो जाए 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर 0 ना आए, अगर 0 नहीं आते, दोनों बात समझ लीजिएगा, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। सिंपल है, एक चीज समझ लिया, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ओके।